नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार पाल आईसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने 14 सितंबर की करंट अफेयर्स को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था। आज हम फिर एक बार 15 सितंबर की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम लोग जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे उनको आप अपनी नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जितने भी अन्य वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? फिर से एक बार देख लीजिए कि एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है, तो कितने साल के लिए? तो ये 4 साल के लिए है। इसका जवाब क्या आ जाएगा? 4 साल। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी कि इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान, चीन, देखिए इसमें केवल 3 देश थे, भारत, अफगानिस्तान, चीन, 3 देश रेस में थे। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा और भारत 4 साल यानी कि सन 2021 से 2025 तक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। 2021 से 2025 तक भारत यूनाइटेड नेशन कमीशन का सदस्य बना रहेगा। याद कर लीजिए 4 साल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सुशील मोदी, लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सभापति जो है भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं और वर्तमान में माननीय सभापति वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति हैं और उपसभापति एक बार फिर हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं। तो एक बार फिर इसलिए कहा क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं। हरिवंश सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गांव में, देखिए इसको याद कर लीजिए, 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की। हरिवंश 1981 से 84 तक हैदराबाद एवं पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। साल 1984 में उन्होंने पत्रकारिता में पुनः वापसी कर ली। तो इसका जवाब हुआ हरिवंश नारायण सिंह। अगला है प्रश्न, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त, 12 जनवरी, 15 सितंबर या 11 मार्च को? तो इसमें जवाब आपका आ जाएगा 15 सितंबर को। 15 सितंबर को जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। बिल्कुल, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। विश्वेश्वरैया पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए मिसाल थे। इनका जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले में स्थित चिक्काबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में जन्म हुआ था। इनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेद चिकित्सक थे। ये बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेद चिकित्सक थे, क्योंकि जब कूट वाले प्रश्न आ जाते हैं तो उसमें उनके पिता या उनकी डेट ऑफ बर्थ या कहाँ के निवासी थे वो कूट बना दिए जाते हैं। ठीक है, और कूट में जब बनते हैं तो उसमें मोस्ट कंफ्यूजन हो जाता है फिर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न से सम्मानित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके किसके नाम पर करने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो नाम बदलने की प्रवृत्तियां जारी हैं और एक बार फिर नाम बदला गया है। तो नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम बदल करके निर्माणाधीन में रख दिया गया है। तो यह है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें है आगरा के, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। आगरा की निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा के मंडल की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। मराठा योद्धा और 16वीं शताब्दी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन का अधिकांश समय मुगलों से लड़े व अपनी सैन्य विजय के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। देखिए इससे पहले जो अब चुने जाने वाले हैं उनका नाम क्या है, ये पूछा गया है। और इससे पहले कौन थे वो आप सभी को पता है, भारत यात्रा में कई बार आ चुके हैं और उन्होंने ही बुलेट ट्रेन जो भारत में चलने वाली है जब तैयार हो जाएगी तो उसमें ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत के साथ समझौता करने में। तो उनका नाम था शिंजो आबे। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर है योशिहिदे सुगा। क्या नाम है, योशिहिदे सुगा। ये शिंजो आबे के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं हम लोग। योशिहिदे सुगा जापान की सत्तारूढ़ पार्टी में शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है। अब ये लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे सुगा ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। 71 साल में योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के करीबी माने जाते हैं। उन्हें नेता चुनने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले। तो नाम याद कर लीजिए, योशिहिदे सुगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? नाम देख लीजिए, राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर, राजीव गाबा और अजय कुमार। तो किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, और किस मंत्रालय ने, कार्मिक मंत्रालय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? नाम है उनका राजेश खुल्लर। क्या नाम है? राजेश खुल्लर। तो कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल, देखिए इसको बिल्कुल यह सब हमने बताया था कूट वालों से थोड़ा सा, इसीलिए इन चीजों में महत्वपूर्ण ध्यान रखें। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 4 देश, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। विश्व बैंक में ऐसे 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व में नियुक्त होते हैं। वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर हरियाणा और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा HSIITC के चेयरमैन का कार्यभार भी खुल्लर के पास है। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने, देखिए इसको ध्यान रखिए, अमेरिका ने किस देश के साथ? तो नाम आ जाएगा मालदीव। क्या नाम आएगा? मालदीव नाम आ जाएगा। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई है। क्या नाम है अमेरिका का रक्षा विभाग का नाम? पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई है। पेंटागन ने कहा कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वर्नर और मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया डिडी ने रक्षा व सुरक्षा समझौते के लिए कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए। यह रूपरेखा हिंदी महासागर में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों में गहरे संबंधों और सहयोग को निर्धारित करने के लिए साथ ही रक्षा साझेदारी
की दिशा में आगे की तरफ बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये अमेरिका के साथ जो है उद्देश्य शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया गया है। तो अगला देखिए, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नियोमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। देखिए, कल हमने जो पिछला वीडियो था उसके बारे में चर्चा उसमें की थी कि जो यूएस ओपन जो इस वर्तमान में अभी चल रहा था, तो उसमें जो महिला सिंगल्स का खिताब होता है वो नियोमी ओसाका के द्वारा जीता गया है। लेकिन ये कहाँ की खिलाड़ी हैं ये पूछा गया, तो ये जापान की खिलाड़ी हैं। कहाँ की खिलाड़ी हैं? जापान की खिलाड़ी हैं। और इनके बारे में बता दूं, एशिया में एकमात्र महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिंगल्स का खिताब 3 बार जीत चुकी हैं, और पहली बार भी इन्हीं ही जीता था, नियोमी ओसाका। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या थोड़ी पढ़ लेते हैं। जापान की टेनिस खिलाड़ी नियोमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस, देखिए जब कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है किसको हराया, तो किसको हराया? विक्टोरिया एजारेंका को हराया। और ये खुद ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी हैं। कहाँ की थी ये? बेलारूस की थी। तो अपन टेनिस या क्रिकेट या कभी कभी होता है विनर की जगह पर रनर जो होता है उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इन्होंने नियोमी ओसाका ने तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 22 वर्षीय नियोमी ओसाका ने ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरा नंबर भी ग्रहण किया है। नियोमी ओसाका पहली एशियाई, देखिए ये दिया है पहली एशियाई, पुरुष और महिला में भी, दोनों वर्ग में भी इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। यूएस ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक होता है। जो अन्य 3 है उसमें फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF द्वारा संचालित किया जाता है। अभी तक जो है महिलाओं की बात की जाए तो सेरेना विलियम्स हुई, तो उन्होंने भी कई ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ठीक है, तो नियोमी ओसाका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया? चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा भारत। देखिए फिर प्रश्न को देख लीजिए। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में, तो तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत किसने दिया? भारत। इसका जवाब है भारत। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। अंतर अफगान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति या इंगित करती है कि भारत ने अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत व बदलते सत्ता ढांचे को देखते हुए अपनी रणनीति बदल ली है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निकटता के कारण यह अहम बढ़त दिलाई है। भारत का मानना है कि कोई भी शांति प्रक्रिया अफगान सरकार के नेतृत्व वाली, अफगान सरकार के स्वामित्व वाली और अफगान सरकार द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए जब किसी भी परियोजना का हम शिलान्यास करते हैं तो उसमें लागत एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उभरती है, तो इसका लागत जरूर ध्यान रखिएगा, 543.28 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री ने यह शिलान्यास कहाँ किया, ये प्रश्न है। तो ये किया है बिहार में। कहाँ? बिहार में, जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी चीजों के लिए। तो इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र के नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी है। इनमें पटना के बेउर और कर्मलीचिक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं
शामिल हैं। प्रधानमंत्री 10 और 13 सितंबर को मत्स्य विभाग तथा पेट्रोलियम से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ कर चुके हैं। तो इसका जवाब होगा बिहार। कहाँ किया है? बिहार। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए निरंतर इसी प्रकार से नए नए प्रश्नों के साथ, करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो सकूं। और कोई मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे संस्थान के मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।